तो बेस पेयर्स में क्या हो रहा है कि जो ई कोलाई है, ई कोलाई जो है उसके बेस पेयर्स बहुत कम है, लगभग 4.8 इंटू 10 की पावर 6 के आसपास कमी है इससे। जबकि अगर अपन ह्यूमन में अपनी बात करें, ह्यूमन की, तो हमारा जो डीएनए आ रहा है वो आ रहा है लगभग 5.5 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5.5 दैट इज 5.5 बिलियन से ऊपर, मिलियन, बिलियंस, यस बिलियंस अगर अपन माने तो लगभग 55 करोड़ से ऊपर। अगर अपन पॉइंट हटाएं, एक जीरो काटे, तो लगभग 5.5 या 55 बिलियंस के करीब जो है वो बेस पेयर्स आइडेंटिफाई होते हैं। तो ई कोलाई से बहुत बड़े हैं। ई कोलाई में डीएनए कैसे है, छोटा है प्लस सर्कुलर है। हमारा डीएनए कैसे है, लीनियर, और लीनियर संरचना में द्विकुंडलन की संरचना होना बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर अपन आरएनए की बात करें तो आरएनए की साइज कोड होने वाले प्रोटीन की संरचना से 3 गुना ज्यादा बड़ी, ज्यादा लंबे नहीं होते। लेकिन अगर अपन डीएनए की बात करें तो डीएनए में इतने बेस पेयर्स अगर हैं, 5.5 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इतने बेस पेयर्स का मतलब हो गया डीएनए की संरचना का बहुत ज्यादा लंबा होना। क्योंकि प्रत्येक 3 कोडोन्स जो हैं, लाइक ए यू जी, एक अमाइनो एसिड को क्या करते हैं, कोड करते हैं। क्लियर है? तो ऐसे में इतनी बड़ी संरचना की हम बात कर रहे हैं, तो हाँ, डीएनए की साइज बहुत बड़ी है, और डीएनए की साइज को बड़ा करने में मैक्सिमम ये जो फोर्सेस हैं ये काम करते हैं। और डीएनए की साइज को हम एक तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री द्वारा क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर पाए हैं या करते हैं। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और आ जाता है, साइज हो गया, तो वेलोसिटी एंड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड वेलोसिटी की बात करें डीएनए के चलायमान की, तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आरएफएलपी, इसके लिए हम यूज में लेते हैं एग्रोस, जेल, इलेक्ट्रोफोर्सिस। एग्रोस, जेल, इलेक्ट्रोफोर्सिस। इलेक्ट्रोफोर्सिस तो इसलिए यूज में लिया जाता है कि ये माध्यम है जिसमें एग्रोस जेल होती है, और जेल की अगर हम बात करें तो जेल का मतलब ना लिक्विड ना सॉलिड, सेमी सॉलिड, और इसका मतलब उस सॉलिड के अंदर क्या है, पोरेशन है, पोर्स है। क्लियर है? ऐसे में जब हम इस जेल में वेल्स बना के डीएनए सैंपल को लोड करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट सैंपल, डीएनए फ्रेगमेंट सैंपल्स को लोड करते हैं, तो डीएनए को नेगेटिव चार्ज पे लोड करके जब पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है अबाउट देन 74 वोल्ट्स के आसपास, क्लियर है, तो लगभग
ये वोल्ट देने पर डीएनए जो है वो क्या करता है, पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होकर भगता है, क्योंकि हमने कहा कि इसमें फॉस्फोरिक एसिड की वजह से डीएनए हल्का ऋणावेश चार्ज शो करता है। क्लियर है, ये हो गया। तो ऐसे में एक सिंपल वे में वेलोसिटी एंड सेडिमेंटेशन में हम ये कह सकते हैं कि डीएनए को एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, और वो भी कौन से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा क्या किया जाता है, क्लीव किया जाता है, और क्लीव करने पर वो अपनी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड साइड से क्या करते हैं, वहाँ से डीएनए को फ्रेगमेंट्स के रूप में काटते हैं। तो ये वो टेक्निक है जिसमें हम डीएनए की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें जब हम डालते हैं तो सीधी सी बात है, दो चीज़ आती है, एक चीज़ आ जाती है साइज, दूसरी चीज़ आ जाती है डेंसिटी। क्लियर है, दोनों चीज़ें आ गई कि डीएनए की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी मतलब उसके जो चलायमान है या जो उसकी गति है, वो किस पे, उसकी लंबाई और उसके गुण, इस पे डेंसिटी का मतलब घनत्व, इन पर निर्भर करती है। या कॉमन वे में ये कह सकते हैं कि ज़्यादा लेंथ वाला जो डीएनए है, लगभग मान लीजिए हमारे पास विद एग्जाम्पल एक 5000 बेस पेयर लंबा डीएनए हमको ब्रेक करना था, और हमने EcoR1 से उसको क्लीव करवाया। तो EcoR1 पे उसने क्या किया, उसने एक सेगमेंट काट दिया लगभग 800 बेस पेयर का, ठीक है, दूसरा उसने काट दिया लगभग 1600 का, तीसरा उसने काट दिया लगभग 1100, और एक उसने काट दिया 1000, और उसी में एक काट दिया 500। तो हम यहाँ पे कितने टुकड़े उसने कर दिए, उसने कर दिए 500, 800, उल्टा सीधा कर लेते हैं, इसको 900 बना देते हैं, इसको बना देते हैं 1100, ठीक है, एक बना दिया 800 के बाद में 900, 1100 एंड 1600। ये डिपेंड करता है उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे कि उस डीएनए खंड में उसकी कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, वहीं से उसको पहचान के क्या करेगा, क्लीव करेगा। तो ये हमारा 5000 का पूरा क्या हो गया, खंड हो गया। तो ऐसे में यहाँ पे अगर हम रन कराएं 1600 डिफरेंस देके 500 में, तो 500 बेस पेयर की स्पीड वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी इक्विवेलेंट, इसकी घनत्व जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, वहीं 1600 की तुलना में इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो डीएनए जो है इसी वेलोसिटी के बेस पे क्या होता है, पृथक किया जाता है। दूसरा, अगर अपन सेंट्रीफ्यूगेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो अपकेंद्रण हम कर रहे हैं, एक तरीके से नॉर्मली सीजियम क्लोराइड के साथ में जब हम सेडिमेंटेशन करते हैं, तो डीएनए अपनी साइज और अपनी डेंसिटी के बेस पे सेडिमेंट भी होता है। अगर घनत्व का मान ज़्यादा है तो डीएनए सीजियम क्लोराइड से नीचे की ओर पैंदे में क्या होगा, क्या बोलते हैं, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, और अगर डेंसिटी कम है तो ये सीजियम क्लोराइड के ऊपर की ओर जो है वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो डीएनए में वेलोसिटी एंड सेडिमेंटेशन उसकी साइज, उसकी डेंसिटी पर भी डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग्स। इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड, अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए जुड़ा हुआ है किन किन से, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीएनए जुड़ा हुआ है फॉस्फोरिक बॉन्ड्स, डीएनए जुड़ा हुआ है 4 नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, सिस्टोसिन। क्लियर है,
तो ऐसे में ये जो सारे के सारे हैं, और अगर हम इनकी भी बात करें तो डीऑक्सीराइबोस शुगर ये हो गई, 5th कार्बन कहाँ है, रिंग से बाहर, 1 2 3 4 2 नंबर के ऊपर एक ऑक्सीजन एटम की क्या है, कमी, दैट इज राइबोस शुगर। क्लियर है, वैलेंसी जो कर लेंगे पूरी। फॉस्फोरिक एसिड की हम बात करें तो H3PO4, वहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम अधिक होने की वजह से नेगेटिविटी आ रही है। अगर अपन बात करें नाइट्रोजन बेसिस की तो यहाँ पे हो गया एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड सिस्टोसिन, जिसमें एडेनिन एंड जो गुआनिन है वो हो गए प्यूरिन्स, जिसमें एक हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल संरचना है, जिसके 1 नंबर पे नाइट्रोजन, 3 नंबर पे नाइट्रोजन, 7 पे नाइट्रोजन और 9 नंबर पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, और 6 नंबर कार्बन के ऊपर एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, वहीं गुआनिन के अंदर 6 नंबर कार्बन पे कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है। और अगर अपन थाइमिन एंड सिस्टोसिन की बात करें तो दीज आर प्रिमिडीन, और प्रिमिडीन जो है उसके अंदर एक हेक्सागोनल रिंग होती है, जिसके 1 नंबर पे नाइट्रोजन है और 3 नंबर पे भी क्या है, नाइट्रोजन, और 6 नंबर कार्बन पे जो है वो एमिनो और कीटो ग्रुप जुड़े रहते हैं, जैसे थाइमिन पे एमिनो और सिस्टोसिन के ऊपर कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ये है नाइट्रोजनी क्षार। तो आपस में इनके बीच में भी बॉन्डिंग है, प्लस 2 नाइट्रोजनी छोर आपस के बीच में क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। 2 शुगर एंड नाइट्रोजनी बेस जो अपने बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाती है। ठीक है, और शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बनते हैं वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते हैं। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोनों रज्जु एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग बनती है। डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड नेगेटिविटी शो करता है, प्रोटीन जो है वो पॉजिटिविटी शो करते हैं, तो इनके बीच में एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, और 2 मोनोमियर्स आपस में जुड़कर पॉलीमियर संरचना बनाते हैं, तो इनके बीच में वॉन्डर वॉल फोर्सेज लगते हैं जो स्टैकिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के बात यह है कि डीएनए की मॉलिक्यूलर संरचना को अनेक बॉन्डों द्वारा क्या किया जाता है, सपोर्ट दिया जा रहा है, जिसको अगर अपन समझें तो पहला बात कर सकते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स केमिकली भाषा में कहें तो बहुत दुर्बल है, परंतु संख्या में अगर बहुत ज़्यादा है और पास पास हैं तो ये उतनी ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं तो 2 नाइट्रोजनी क्षार अर्थात प्यूरिन प्रिमिडिन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़ते हैं, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे प्यूरिन प्रिमिडिन कह दो या डीएनए के दोनों रज्जु कह दो, दोनों रज्जु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं। और ये हम जानते हैं कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 और सिस्टोसिन एंड गुआनिन के बीच में जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जो उनके अलग अलग कार्बन नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे बड़ी स्पेशलिटी, ये जितने ज़्यादा प्रबल हैं उतने दुर्बल हैं, और इस दुर्बलता के कारण ये कम टेम्परेचर या कम फिजिकल फोर्स पे भी क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, प्लस डीएनए रिपेयरिंग के दौरान जो है डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के उसको क्या बना दिया जाता है, एक रज्जु की बना दिया जाता है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटने लायक नहीं होते तो डीएनए एक रज्जु की नहीं होता, तो फिर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रिपेयरिंग में जो है समस्या होती, डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता या ट्रांसक्राइब नहीं हो सकता था। तुलनात्मक अपन आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए के अंदर यही बॉन्ड्स नहीं होते हैं, इस वजह से आरएनए जो है वो क्या है, एकल रज्जु की संरचना है, और इन बॉन्ड्स के कारण ही डीएनए को हम द्विरज्जु की संरचना कहते हैं। प्यूरिन एंड प्रूमिडिन लिख देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, एडेनिन विद डबल बॉन्ड एंड गुआनिन विद ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। सेकेंड पॉइंट इसमें हम ले सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। फॉस्फोरिक एसिड के कारण डीएनए हल्का सा ऋणावेश चार्ज शो करता है। क्लियर है। और इस ऋणावेश की अगर अपन बात करें
तो ये ऋणावेश को समकक्ष करने और उसे उदासीन करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज शो करती है। यही कारण है कि दोनों आपस में इंट्रैक्शन द्वारा बॉन्डिंग बनाती हैं और दोनों डीएनए को एक स्थायित्व प्रदान करते हैं। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके अतिरिक्त अगर अपन कहें तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात करें तो दो नेगेटिव चार्जेज एक दूसरे को रिपेल, जबकि दो अलग अलग चार्जेज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये फोर्स जो है वो डीएनए को क्या करता है, दोनों रज्जुओं को एक दूसरे से स्थायित्व प्रदान करता है। दूसरा, उसी के सापेक्ष अगर अपन बात कर रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड की, तो फॉस्फोरिक एसिड के समान ही ये बॉन्डिंग करता है किससे, शुगर से, जो भी इसी इंटरेक्शन के बदौलत होता है। यस, नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद में हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या हाइड्रोफोबिसिटी। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोफोबिसिटी को हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि डीएनए के जो क्षार है वो हाइड्रोफोबिक नेचर है, जबकि शुगर फॉस्फेट जो बॉन्ड है वो कैसी है, एक तरीके से हाइड्रोफिलिक। डीएनए को हाइड्रोफिलिक सॉल्यूएंट में डालने पर उसके बॉन्डिंग्स स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, और अगर हम उसको हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसके बॉन्डिंग्स वीक होते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर मान कम होता है और उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी डाउन हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की है कि डीएनए का बाह्य सिरा हाइड्रोफिलिक है जो कि शुगर एंड फॉस्फेट से बना है, और केंद्रीय भाग हाइड्रोफोबिक है जो कि किससे बना है, क्षारों से। तो ऐसे में ये जो क्षार बाहर के जल जो रागी है उनके साथ में क्या कहते हैं, इंटरेक्ट होकर एक मजबूत स्थायित्व बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से इसको एक प्रबल स्थायित्व या द्विकुंडलित संरचना प्राप्त होती है। लास्ट इसमें पॉइंट दे सकते हैं हम डीएनए की स्टैकिंग, जिसको हमने कहा था वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वैन डर वाल में ये डीएनए के स्टैकिंग जो कि हमने पहले भी समझा था उसकी साइज में, कि डीएनए अगर हम बात करें तो डीएनए जितनी जटिल संरचना हमको समझ में आ रही है उसके अनुरूप डीएनए में एक्चुअली में है क्या, डीएनए एक मोनोमर स्ट्रक्चर है। ये सारी की सारी चीजें, अर्थात फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, शुगर से जुड़ गया एक नाइट्रोजनी क्षार, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमीन, वापस ग्लाइकोसाइडिक से शुगर, और शुगर से कौन जुड़ गया, फॉस्फेट। तो ये एक संरचना जो है ये क्या कहला रही है, मोनोमर। क्लियर है। इसी प्रकार से फॉस्फेट शुगर, ठीक है, इससे जुड़ गया ग्वेनिन, ट्रिपल बॉन्ड सिस्टोसिन शुगर, और ये हो गया फास्फोट। ये हो गई दूसरा लग। तीसरा लग के अंदर ये शुगर, यहाँ सिस्टोसिन, ट्रिपल बॉन्ड ग्वेनिन, शुगर और फॉस्फेट, फॉस्फेट शुगर, थायामीन, डबल बॉन्ड एडेनिन, सिंगल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड शुगर, एंड ये हो गया फॉस्फेट। तो ऐसे में यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर अपन इसकी संरचना को ढंग से देखें तो यहाँ पे जो शुगर है उसके 3' सिरे पर मुक्त OH ग्रुप मिलेगा सदैव, ठीक है, ये 3' सिरा है और इसके ऊपर है मुक्त OH, 3' सिरा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें 3' है ये, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे अगर अपन बात कर रहे हैं तो एंजाइम की
तो वो हो गया एक तरीके से लाइगेज। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इस मुक्त OH ग्रुप और फॉस्फेट के ऑक्सीजन के मध्य क्या करवा देता है, बॉन्डिंग करा देता है, जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जुड़ने से DNA हो गया, 2 जुड़ने से डाइमर, 3 जुड़ने से ट्राइमर, 4 जुड़ने से टेट्रामर, और अगर हम 3 से ज़्यादा मर्स को जोड़ते हैं तो नॉन एज पॉलीमर। इसलिए DNA में व्यास को तो हम फिक्स कर देते हैं 20 एंगस्ट्रॉम, DNA में कुंडलन को भी हमने फिक्स कर दिया 34 एंगस्ट्रॉम के करीब, और उसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को हमने जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इसकी लंबाई असीमित है। क्यों? क्योंकि DNA कैसा है, लीनियर, पहली बात तो सर्कुलर नहीं है। दूसरी बात, लीनियर DNA में मुक्त OH ग्रुप अगर उसको मिलता जाएगा 3'4 पे, तो ये एंजाइम उसको कंटिन्यू और लंबा कर देगा। तो DNA की लंबाई का कोई निश्चित नहीं है सीक्वेंस, वो मोनोमर जोड़ के लंबी हो सकती है। तो ऐसे में साइज जो है वो DNA का या तो आनुवंशिकी पे डिपेंड करेगा या कोड होने वाले प्रोटीन्स की संख्या के ऊपर। तो ऐसे में ये साइज लगातार बढ़ता जाता है। ये साइज बिल्कुल ऐसे है, इन सिक्कों का ढेर एक दूसरे के ऊपर, जो कि एक एंगल बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण। तो ये जो स्टैकिंग फोर्स है वो है यहाँ पे वैन डर वाल फोर्स, क्लियर है, जिसकी वजह से ये चकत्ते के रूप में इकट्ठा हुआ है। अगर हम यहाँ पे इसको एल्कलिक सब्सटेंस में डालते हैं तो इनके बीच के जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वैन डर वाल फोर्सेस कम हो जाते हैं, और DNA के ये जो स्टैकिंग मेथड है वो क्या हो जाता है, डिग्रेड होता है, और DNA एक लंबी संरचना में रह नहीं सकता और विकृत होकर मोनोमर्स में टूट जाता है। तो DNA की इतनी लंबी संरचना को जो सपोर्ट दे रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्विरज्जुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक उसको चिपकाने का, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी आपस में स्थायित्व का, और वैन डर वाल फोर्स इसकी लंबाई को बनाए रखने का कार्य कर रहा है। इसको एक एग्जांपल से और समझे तो कह सकते हैं, जैसे घर में मिलती है सिंपल सण, ठीक है, उस सण की रस्सी को हम देखते हैं, या फिर एक इसको ऐसे एग्जांपल ले लीजिए कि उस रस्सी में आपने देखा हो तो लड़ एक ही होती है, एक ही स्ट्रैंड होता है, परंतु वो ट्विस्टेड होती है। उस सण की रस्सी में आप एंटी कॉइलिंग करके उसके सिरों को निकाल दीजिए, तो वो आपको कैसे दिखेंगे, सारे रेसे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। जो सूतली होती है घर में, ठीक है, तो उसमें पूरे के पूरे कैसे हो जाएंगे, सिंगल। अब उसके ऊपर एक वेट लटकाइए, आप देखेंगे कुछ वेट के बाद ही उसके थ्रेड्स एक दूसरे से रिलीज हो गए और रस्सी टूट जाएगी, और टूटेगी भी कैसे, अजीब तरीके से, ठीक है, बीच में से नहीं टूटेगी, जैसे कोई थ्रेड बहुत लंबा निकलेगा, कोई बहुत छोटा, और इसी के अपोजिट ये यहाँ निकलेगा, और ये बीच में से क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, ब्रेक। लेकिन जब हम उसी सूतली के 2 रज्जू लेकर उन्हें एक दूसरे के ऊपर एंटी कॉइलिंग कर देते हैं, तो आप देखेंगे उसके वेट उठाने की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्लियर है। तो ऐसे में यहाँ पे कुंडलन जो है वो बहुत ज़्यादा DNA की साइज को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसी से रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी। DNA में जो फॉस्फोरिक एसिड बॉन्ड, डाइफॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन बन रही है वो क्या कर रही है, उसमें अत्यधिक लचीलापन। दूसरा, आप प्यूरिन एंड प्रिमिडिन्स की संरचना को देखिए, इनको मिटा देते हैं, याद रख लेंगे। इलेवेंथ पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सी, FLEXI ऑफ DNA।
फ्लेक्सिबल का मतलब अगर अपन बात करें तो ये जैसे हार्ड है, अगर मैं इसको मोड़ूंगा तो बीच में से टूट जाएगा। वहीं अगर अपन इसकी बात करें तो ये सॉफ्ट रबड़ है, इसको मैं चाय जैसे मोड़ पा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे में मैं इसको लपेट कर छोटी से छोटी जगह पे भी क्या कर सकता हूँ, कुंडलित करके समाकलित कर सकता हूँ। जबकि यहाँ अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये छोटी जगह में नहीं आएगा, इसको पूरी अपनी आयतन की जगह चाहिए ही चाहिए। क्लियर है। तो ऐसे में फ्लेक्सिबिलिटी डीएनए का बहुत बड़ा फिजिकल कैरेक्टर है। यही कारण है कि डीएनए, एक और चीज समझिए, जो न्यूक्लियोसोम मॉडल में जो ऑक्टोमर प्रोटीन्स है उसके ऊपर डीएनए का 1 से 3/4 जो कुंडलन होता है, जिससे इन 8 मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही ये आसानी से इसके चारों तरफ मूव कर सकता है। क्लियर है। और ये पॉसिबल किसकी वजह से है, ये पॉसिबल है फास्फोरस शुगर जो बैकबोन है उसके बीच के बॉन्डिंग की वजह से, प्लस बीच के जो बॉन्डिंग्स बन रहे हैं प्यूरिन एंड पिरिमिडिन में। जैसे कि एक एग्जांपल अगर अपन यहाँ पे दें तो ये हो गया एक, अगर अपन यहाँ पे एग्जांपल दें तो ये हमारे पास हो गया प्यूरिन, और प्यूरिन के छठे कार्बन पे है एमीन, अर्थात ये हो गया एडिनोसिन। पहले कार्बन 1 नंबर, 2 नंबर पे है कार्बन, 3 नंबर पे नाइट्रोजन, 4 पे कार्बन, 5 पे कार्बन, 6 पे कार्बन, नाइट्रोजन 9 नंबर पे, 7 नंबर, 9 नंबर। तो ऐसे में एडिनिन 1 नंबर और 6 नंबर से तो बना लेता है कौन से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये तो हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड। 9 नंबर का जो नाइट्रोजन है वो ग्लूकोज के साथ में जुड़ जाता है, और ग्लूकोज के साथ में जुड़कर उसके 1 नंबर से बॉन्ड बना लेता है 5 नंबर कार्बन, दैट इज ग्लाइकोसाइड। क्लियर है। अब इसके पास अभी भी कौन सा बच गया, इसके पास बच गया 3 नंबर और इसके पास बच गया 7 नंबर, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स अगर अपन बात करें तो ये एक तरीके से कितने बॉन्ड्स बना लेता है, 6 बॉन्ड्स बनाता है, 1 2 3 4 5, और एक बॉन्ड यहाँ पे है जो कि इसके अंदर तो नहीं मिलेगा, केवल हाइड्रोजन या डबल बॉन्ड के रूप में होता है। लेकिन अगर अपन प्यूरिन्स की बात करें, वो सॉरी पिरिमिडिन्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो पिरिमिडिन्स के अंदर यहाँ पे 1 नंबर पे है नाइट्रोजन, 2 नंबर पे कार्बन, 3 नंबर पे नाइट्रोजन, 4 नंबर पे कार्बन, 5 पे कार्बन और 6 पे कार्बन, जिसपे एमिनो या कीटो ग्रुप जुड़ा रहता है। अगर थायमिन की बात करेंगे तो कीटो होगा, और सिस्टोसिन की बात करेंगे तो अमीनो ग्रुप होगा। ऐसे में इसके 3 नंबर कार्बन जो है वो जुड़ा होता है किससे, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो हमेशा क्या जुड़ा रहता है, कीटो ग्रुप। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डीएनए की इनकी वजह से या इनकी बॉन्डिंग्स की वजह से आता है। और फ्लेक्सिबिलिटी को अगर हम सिंपल वे में कहें तो कह सकते हैं लचीलापन। और यही गुण है जिसकी वजह से ये फोल्ड होकर इतना लार्ज डीएनए सीक्वेंस जो है वो छोटे से केंद्रक के अंदर क्या हो जाती है, समाकलित हो जाती है। अब इसमें एक चीज और अगर अपन बात करें तो इनके जो बॉन्डिंग्स हैं, इनके जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग्स है कार्बन और नाइट्रोजन्स के बीच में, 2 प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स के बीच में, तो उसकी वजह से जो पिरिमिडिन्स हैं वो केवल इसका एंटी जो कन्फर्मेशन स्टेट है उसी को ही दे सकती है। पिरिमिडिन्स केवल और केवल एंटी कन्फर्मेशन स्टेट को देती है। कारण कि इसका ऐसे समझा देते हैं एंटी कि इसके 2 नंबर कार्बन के ऊपर कीटो ग्रुप होने की वजह से, जबकि यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर अपन प्यूरिन्स की बात करें तो ये एंटी एंड सिस या सिन कॉन्फ़िगरेशन,
ठीक है। एंटी और सिन, प्यूरिन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एंटी और सिन दोनों कन्फर्मेशन दे सकते हैं नाइट्रोजन 3 एंड नाइट्रोजन 7 से, क्योंकि इसका C2 जो है उसके ऊपर कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं होता। इतना ठीक है। ये बता सकते हैं जैसे एंटी एंड सिन का कंफर्मेशन का मतलब होता है कि जब शुगर और नाइट्रोजनी क्षार आपस में जुड़ते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, तो एंटी का मतलब होता है कि ये दोनों दिशाओं में जुड़ते हैं, एक तरफ शुगर एक तरफ नाइट्रोजन। जबकि सिन कन्फर्मेशन का मतलब होता है कि दोनों एक दिशा में भी हो सकते हैं और दोनों, एंटी का मतलब है दोनों विपरीत दिशा में भी जुड़ सकते हैं। तो प्यूरिन्स के साथ में संभव है, जबकि प्रिमिडिन्स के साथ में संभव नहीं है, क्योंकि इसके C2 कार्बन पे क्या है, एक कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, थायमिन पे भी और साइटोसिन पे भी। नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं नेचुरेशन एंड डीनेचुरेशन ऑफ DNA। ये भी इसकी सबसे बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेचुरेशन एंड डीनेचुरेशन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो नेचुरेशन एंड डीनेचुरेशन में पहले डीनेचुरेशन को ले लीजिए कि DNA दो रज्जु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे हल्का प्रेशर या टेम्परेचर या एंजाइमेटिक रिएक्शन करवाने से इनके बॉन्ड बीच में से टूट जाते हैं। ये दुर्बल हैं लेकिन प्रबल भी हैं, परंतु एंजाइमेटिक रिएक्शन से अगर हम स्टेप बाय स्टेप इन पे प्रेशर डालें तो ये टूट भी जाते हैं, जिसकी वजह से DNA एक रज्जु की संरचना में बदल जाता है। इसे हम DNA की विकृति कहते हैं और यही चीज़ कहलाती है DNA का डीनेचुरेशन। DNA की रज्जु, एक रज्जु की संरचना में DNA का चेंज हो जाना। ठीक है। अब अगर अपन इसमें बात करें तो कह सकते हैं कि जब उसी टेम्परेचर को, क्योंकि हमने टेम्परेचर दिया लगभग 94 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी टेम्परेचर को अगर धीरे धीरे हम कम करते हैं लगभग 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वहाँ पे DNA के जो बीच के स्ट्रैंड्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं नेचुरेशन। ठीक है। फिजिकली अगर अपन बात करें तो ये इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और इसी को DNA की विकृति या वापस सुसंगठित होना कहते हैं। ये इसका सबसे बड़ा प्रबल गुण है DNA का, जबकि प्रोटीन के अंदर ये चीज़ नहीं मिलती। प्रोटीन को डिग्रेड करने पर टेम्परेचर पे वो अमाइनो एसिड्स में टूटता है। ठीक है। और वहीं अगर अपन कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो वो एक तरीके से सैकराइड्स में टूट जाते हैं। वहीं अगर अपन फैट्स की बात करें तो मतलब एसिड्स, फैटी एसिड्स के रूप में या ग्लाइकोलिक एसिड्स के रूप में वो ब्रेक हो जाते हैं। तो ऐसे में वो वापस नहीं जुड़ सकते, उनकी बायोकेमिकल रिएक्शंस या एंजाइम्स की वजह से ही वो वापस जुड़ सकते हैं। परंतु DNA के हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें पुनः वापस ठंडा करने पर जुड़ जाते हैं और DNA वापस किस में आ जाता है, नेचुरेट। अगर इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में समझें तो हम कह सकते हैं कि नेचुरेशन ही सबसे बेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि नेचुरेशन में DNA का एक रज्जु की हो जाता है, जिसमें DNA का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और DNA की जो रिपेयरिंग मैकेनिज्म है वो इसी की वजह से कंप्लीट होती है। तो इसलिए नेचुरेशन और डीनेचुरेशन DNA का प्रोसेस बायोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरीके से क्या है, महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा एक पॉइंट और अगर इसमें बात करें तो वो हम दे सकते हैं DNA प्रोटीन इंटरेक्शंस। DNA प्रोटीन इंटरेक्शन। DNA प्रोटीन इंटरेक्शंस में हम बात कर सकते हैं कि DNA प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन, जिसमें एक चीज़ तो हमने अभी हिस्टोन प्रोटीन के लिए कह दिया कि DNA हल्का सा ऋण आवेश शो करता है और ये होने की वजह से वो पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव को आकर्षित करता है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स उससे बॉन्ड बनाते हैं, एक चीज़। दूसरा, DNA की बायोलॉजिकल नेचर के अकॉर्डिंग और फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग DNA को दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है।
क्योंकि डीएनए बायोलॉजिकल नेचर में तो क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है, पूरे आनुवांशिकी की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन उसी में है और उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, फिजिकली हम बात करें तो डीएनए की साइज बहुत बड़ी है, तो डीएनए को मैकेनिकल सपोर्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में ये जो प्रोटीन्स हैं ये दोनों काम करते हैं, बायोलॉजिकल भी और फिजिकल भी। कैसे? बायोलॉजिकल के अंदर तो क्या होता है कि यही प्रोटीन फैक्टर्स के रूप में भी इंक्लूड होते हैं, प्लस रेगुलेट करते हैं क्या प्रोटीन को या जीन को एक्सप्रेस होने देना है या नहीं होने देना है। ये दोनों चीज़ें कौन कंट्रोल करते हैं? प्रोटीन्स। वहीं अगर अपन फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये प्रोटीन्स की जो इंटरेक्शन है ये डीएनए को लंबाई में एक आलंबन प्रस्तुत करते हैं या मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, और ये आपस में जो अटैचमेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? मोटिव्स। जो इंटरेक्शन है, कुंडलन है लूप के रूप में, और जो हमारे यहाँ पे कई तरीके के मिलते हैं। जैसे लोअर की बात करें, जो हालांकि यूकैरियोटिक जीव में भी आइडेंटिफाई किए गए हैं रेगुलेशन में, तो जैसे कि अगर हम बात करें तो हेलिक्स, टर्न, हेलिक्स, मोटिव, जिसमें डीएनए के हेलिक्स के साथ साथ प्रोटीन चेन्स भी उस मेगा ग्रुप जो है उसमें क्या होती है, एक कुंडलन, एंटी कुंडलन के रूप में स्थायित्व प्रदान करती है या जुड़ी होती है, जैसे कि लैक ओपेरोन, ट्रिप ओपेरोन के रिप्रेशर जीन्स। ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं इसी से रिलेटेड जो है वो है होमियोडोन। होमियोडोमेन के अंदर भी वही अल्फा हेलिक्स है जो कुंडलन करती है, लेकिन यहाँ पे सिंगल अल्फा हेलिक्स है और यहाँ पे 3 अल्फा हेलिक्स मिलके बनाती है, लूप्स बनाती हैं। उसी में एक जैसे जिंक फिंगर हायर्स के अंदर, जैसे कि टीआरएनए संश्लेषण या 5s न्यूक्लियर आरएनए संश्लेषण जो है उनके फैक्टर्स में इस प्रकार के जिंक फिंगर मोटिव्स मिलते हैं। इसी में एक और कोरिलेटेड बात करें तो हेलिक्स, लूप हेलिक्स, ये भी एक स्ट्रक्चर है जिसमें 4 अल्फा चेन्स जो हैं वो लूप को बनाती हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स अलग अलग कन्फर्मेशन स्टेट पे डीएनए से जुड़ते हैं और डीएनए की कन्फर्मेशन स्टेट को क्या करते हैं, स्थायित्व देते हैं और चेंज भी करते हैं, क्योंकि इन प्रोटीन के जुड़ने से डीएनए की कन्फर्मेशन साइज भी कम ज़्यादा हो जाती है, उसकी लूप की साइज भी कम ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने डीएनए की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया, जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है, विशेष प्रकार की वेवलेंथ या अल्ट्रावायलेट को ये अवशोषित कर सकता है, दृश्य प्रकाश को नहीं, जिसकी वजह से इसमें डैमेज भी कॉज होता है, प्लस इसको हम विजिबल भी कर सकते हैं। फायदे और नुकसान दोनों। डेंसिटी, डीएनए की एक डेंसिटी है, डीएनए के अंदर उसके नाइट्रोजनी क्षारों की उपस्थिति से उसकी एक घनत्व स्थायित्व होता है। टेम्परेचर, डीएनए एक निश्चित टेम्परेचर पर ही क्या होता है, अपनी नेचुरेट और डीनेचुरेट प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। क्लियर है? उसके अलावा हाइड्रोफोबिसिटी या टेम्परेचर की भी हम बात करें तो टेम्परेचर बहुत जरूरी है। कैसे? क्योंकि डीएनए को अभी हमने कहा डीनेचुरेट करने के लिए हमको टेम्परेचर कितना देना पड़ा, 84 और 94 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हमारे अंदर सेल्स के अंदर डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए क्या हो जाता है, 2 रज्जुओं में ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो 94 नहीं हो सकता। तो ऐसे में अगर अपन बात करें तो डीएनए के टेम्परेचर जरूरी है। वो फिजिकल स्टेट पे था, ये बायोकेमिकल स्टेट पे, तो यहाँ पे एंजाइम जो है वो सेल टेम्परेचर पे भी इसको क्या करते हैं, एक रज्जु की बना के रेप्लिकेशन को कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? हाइड्रोफोबिसिटी, सॉल्यूट्स में डालने पर डीएनए जो है विकृत होता है, पीएच का मान फर्क पड़ता है, एसिडिक बहुत ज़्यादा बेसिक में डीएनए विकृत होता है, एसिडिक में भी विकृत होता है, मध्यम या उदासीन के अंदर सही रहता है। एल्केलिक प्रॉपर्टीज़, आयनिक स्ट्रेंथ दोनों रज्जुओं के बीच में जरूर वो है। डीएनए की साइज बहुत बड़ी है क्योंकि उसमें कई सारे फोर्सेस काम करते हैं और डीएनए की लेंथ को बढ़ाते हैं। वेलोसिटी एंड सेडिमेंटेशन, जो कि डीएनए की साइज एंड डेंसिटी पे डिपेंड करता है। उसके बीच में इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स, जिसकी वजह से डीएनए को स्थायित्व मिलता है। डीएनए एक वृहद मैक्रोमोलिक्यूल के रूप में जो रिप्रेजेंट होता है वो इन फोर्सेस की वजह से ही होता है। नेचुरेशन एंड डीनेचुरेशन, उसके बाद डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, जिसकी वजह से डीएनए पे प्रोटीन्स का जो कार्य है, फैक्टर्स, एंजाइम, हार्मोन्स का जो जुड़ेंगे नहीं जब तक कार्य करेंगे नहीं। ठीक है? तो ऐसे में वो उनके प्रति इंटरेक्शन फोर्स अवेलेबल करता है, उनके बाइंडिंग साइट्स प्रोवाइड कराता है, जिस पर प्रोटीन जुड़कर डीएनए के साथ क्या करते हैं, अन्य उपापचय क्रियाओं को या जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कोड करने का कार्य करते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स।